बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे जो है नेक्स्ट टॉपिक आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो वाटर के बारे में पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत कम आयनाइज होता है या डिसोसिएट होता है इन हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। और दूसरी बात, जब ये आयनाइज होता है या डिसोसिएट होता है तो इसको हम कहते हैं सेल्फ आयनाइजेशन या ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। एक दो बातें याद रखनी है। अब वाटर जो है ये भी वाटर मॉलिक्यूल है, ये भी वाटर मॉलिक्यूल है। तो आपने लोरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, ऐसी स्पीशीज जो प्रोटॉन डोनेट करती हों वो एसिड कहलाती हैं, और ऐसी स्पीशीज जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करती हों वो बेस कहलाती हैं अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट। तो यहाँ पर ये वाटर का मॉलिक्यूल, इसके अंदर प्रोटॉन मौजूद है और ये प्रोटॉन डोनेट करेगा इस वाटर को। तो ये वाटर को प्रोटॉन जब डोनेट करेगा तो पीछे इसके रह जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन। देखें यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन रह गया। वाटर में से प्रोटॉन जब चला गया तो इसने प्रोटॉन डोनेट किया, इसको बोलेंगे एसिड। और ये वाटर मॉलिक्यूल इससे प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले अगर, तो ये बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन क्योंकि इसने एक्सेप्ट किया है तो इसको क्या बोलेंगे? बेस। तो एक वाटर मॉलिक्यूल एज ए बेस एक्ट कर रहा है और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल एज ए एसिड एक्ट कर रहा है। ऐसी स्पीशीज जो साइमल्टेनियसली एसिड भी बिहेव कर सकती हो, एसिड की फॉर्म में भी, और एज ए बेस भी बिहेव करती हो, ऐसी स्पीशीज को हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक स्पीशीज। तो वाटर जो है एज ए एसिड भी एक्ट करता है, एज ए बेस भी एक्ट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक स्पीशी। तो ये बात आपको थोड़ा सा बतानी जरूरी थी। अब हम देखें कि वाटर इसने प्रोटॉन डोनेट किया, इसको मैंने एसिड कह दिया, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना दिया, इसने डोनेट करके हाइड्रोक्साइड आयन बना दिया। अब इसी आयनाइजेशन को अगर मैं सिंगल वाटर मॉलिक्यूल के साथ लिखूं तो ऐसे लिखूंगा कि वाटर ने एक प्रोटॉन डोनेट किया और साथ उसके पीछे बच गया OH आयन, उसको ज्यादा लिख दिया। तो वाटर की आयनाइजेशन को आप ऐसे दो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और एक्चुअली आप ये भी लिख सकते हैं कि सिंगल मॉलिक्यूल अगर डिसोसिएट हो तो सिंगल मॉलिक्यूल जब डिसोसिएट होगा तो आयनाइज होगा तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा। अब ये चूंकि आयनाइज हुआ लेकिन ये बहुत कम आयनाइज होता है। आपके सामने एक मैंने ये वैल्यू लिखी हुई है जो कि प्रैक्टिकली हम एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यू जो है एंड पे जो है वो फाइंड भी करते हैं कि अगर 1.4 इंटू 10⁸ मॉलिक्यूल्स वाटर के हों, इतने मॉलिक्यूल्स ये बनते हैं, 14 करोड़ बनते हैं। अगर 14 करोड़ वाटर के मॉलिक्यूल्स हों तो उसमें से सिर्फ 2 वाटर मॉलिक्यूल आयनाइज होते हैं। तो ये आप खुद अंदाजा लगाएं, 14 करोड़ में से 2 वाटर मॉलिक्यूल आयनाइज होंगे तो ये ना होने के बराबर अमाउंट होगी। ये बात याद रखनी है। इसलिए वाटर को हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, और इसको साथ ही हम ये कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट भी है और ये पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। आपको पता है कंडक्शन होने के लिए क्या चीजें, दो चीजों की जरूरी है। फ्लो ऑफ चार्ज होना चाहिए, और फ्लो ऑफ चार्ज आपको पता है दो किस्म का होता है। ये हमने सॉलिड वाले चैप्टर में पढ़ा था जो है कि अगर मेटल्स की बात करें तो उसमें कंडक्शन किस वजह से होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से, तो उसको हम मेटेलिक कंडक्शन कह देते हैं। और हमने आयनिक सॉलिड का एक क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन भी किया था अगर आपको याद हो, तो हमने कहा था कि आयनिक सॉलिड जो होते हैं, सोडियम क्लोराइड जैसे है, ये कंडक्टर है या नहीं है? तो सॉलिड स्टेट में वो कंडक्टर नहीं होता। जो ही सोडियम क्लोराइड का पानी में सोल्यूशन बना ले तो उसमें आयंस फ्री हो जाते हैं, वो मूव करते हैं। या उस सोडियम क्लोराइड का आप क्या कर लें, मोल्टन फॉर्म ले लें, फ्यूज फॉर्म ले लें, उसको मेल्ट कर लें, तो उसके आयंस तब भी फ्री होते हैं मूव करने के लिए। तो आयनिक सॉलिड्स मोल्टन स्टेट में या सोल्यूशन फॉर्म में कंडक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी ये आयंस जो है मूव करेंगे जब, तो इसमें से कंडक्शन होगी। लेकिन चूंकि ये आयन दो हैं, 14 करोड़ में से सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 आयंस डिसोसिएट होते हैं, 2 आयंस बनते हैं, इसलिए ये इतनी कम तादाद है कि इसको हम कह देते हैं अगर वाटर प्योर फॉर्म में है तो ये पुअर कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इसमें आयंस की तादाद ना होने के बराबर है जिन आयंस ने करंट में कंट्रीब्यूट करना होता है या करंट का बायस बनना होता है। तो एक बात ये हो गई कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है कम आयनाइज होने की वजह से, और ये पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का बहुत कम आयंस के होने की वजह से। दो बातें आपने ये बात याद रखनी है। उसके बाद आपको याद होगा हमने एक टॉपिक पढ़ा था एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। उसमें एक टर्म पढ़ी थी हमने, प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्रैक्शन, कि केसी की वैल्यू से हम रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था एक्सटेंट ऑफ फ्रैक्शन, कि केसी की वैल्यू वेरी लार्ज
उससे क्या मतलब होगा। और केसी वेरी स्मॉल, तो वेरी स्मॉल के बारे में आपको क्या बताया था, केसी वेरी स्मॉल कब होती है, मैंने बताया था केसी बेसिकली क्या है, रेशियो ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब प्रोडक्ट्स केसी वेरी स्मॉल कब बताई थी, कि जब हमने कहा था कि रिएक्टेंट्स बहुत ज्यादा तब केसी बहुत कम होगी, या प्रोडक्ट्स बहुत कम तब भी केसी वैल्यू बहुत कम होगी। जब प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा तो केसी बहुत ज्यादा। तो यहां देखिए प्रोडक्ट्स क्या हैं, प्रोडक्ट्स दो दो, ये 14 करोड़। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूल्स की तादाद बहुत कम है, बहुत कम है। तो प्रोडक्ट्स बहुत कम होगी तो केसी भी बहुत कम आएगी। ये हम पहले एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में पढ़ चुके हैं। और इससे मैंने कहा था हम कंक्लूड क्या करेंगे, इससे हम कहेंगे कि ये वाटर की फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये इधर जाने को तैयार नहीं है, आयंस बनने को तैयार नहीं है, आयंस की फॉर्म में ये लेस स्टेबल है या बनना नहीं चाहते, इसलिए ये 14 करोड़ के 14 करोड़ मॉलिक्यूल अपनी इसी फॉर्म में रहना पसंद करेंगे। सिर्फ 2 मॉलिक्यूल जाएंगे और उसके बाद जो है इनके दरमियान इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा तो इसकी ये अमाउंट कांस्टेंट रहेगी और ये भी अमाउंट कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि हमने पढ़ा है जब डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है उस वक्त प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी। तो ये भी कांस्टेंट रहेगा, ये भी कांस्टेंट रहेगा, उसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब है केसी की वैल्यू वेरी स्मॉल कब आती है, जब प्रोडक्ट्स बहुत कम और रिएक्टेंट्स बहुत ज्यादा हो। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं इस टॉपिक की तरफ। इस एक्सप्रेशन के लिए केसी का एक्सप्रेशन लिखना है हो तो कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट्स ये हैं हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, ये ऊपर आ जाएंगी, और रिएक्टेंट्स में वाटर है वो नीचे आ जाएगा। तो ये हमने कहां से रिलेशनशिप लिखा है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। आप देख रहे हैं कि हमने जो दूसरा टॉपिक लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था उसी को हम आगे पूरे चैप्टर में यूज करते जा रहे हैं बार बार, कि कोई भी इक्विलिब्रियम इक्वेशन है रिवर्सिबल है, उसकी प्रोडक्ट्स ऊपर आएंगी, रिएक्टेंट्स नीचे आएंगी। यहाँ प्रोडक्ट्स में आयंस हैं ऊपर आ गए, रिएक्टेंट्स में वाटर है वो नीचे आ गया। और ये स्क्वायर ब्रैकेट का क्या मतलब होता था, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, यानी कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की वो कंसंट्रेशन जो इक्विलिब्रियम के वक्त है वो आएगी, और वाटर की वो कंसंट्रेशन जो इक्विलिब्रियम के वक्त है वो आएगी। अब इसकी केसी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन क्या आई है, 1.8 इंटू 10⁻16। याद करें हमने कहा था केसी वेरी लार्ज हुई थी जब 10⁻50, 10⁻55, 10⁻40, उस वक्त रिएक्टेंट्स बहुत ज्यादा और प्रोडक्ट्स बहुत कम होते थे। फिर केसी वेरी स्मॉल हमने पढ़ी थी, तो ओजोन का रिएक्शन एक पढ़ा था जो ऑक्सीजन के साथ, उसमें केसी की वैल्यू बहुत लार्ज आई थी। फिर हमने HF वाला रिएक्शन किया था तो उसमें केसी की वैल्यू जो है वो बहुत कम आई थी, ऑलमोस्ट इसके करीब करीब आई थी। तो मैंने कहा था 10 पर जितना -10, -15, -20 आए, इसका मतलब है केसी की वैल्यू ये वेरी स्मॉल में कंसिडर होगी और उसमें प्रोडक्ट्स लीस्ट स्टेबल और रिएक्टेंट्स मोस्ट स्टेबल होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये केसी की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली आ गई, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये इसके यूनिट साथ आ गया। अब देखें जरा बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि हमारे पास जो है ये वाटर की कंसंट्रेशन मैंने अभी बताया आपको कि ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। अगर 14 करोड़ में से 2 मॉलिक्यूल आयनाइज हो जाते हैं तो ये ऑलमोस्ट जो है वो ना होने के बराबर कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ये कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी। तो हम कहेंगे कि ये कांस्टेंट को इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें। आप खुद देखें ना कि इतनी बड़ी अमाउंट 14 करोड़ में से 2 मॉलिक्यूल चले जाएं या इसका हाफ करें तो 7 करोड़ में से भी 1 मॉलिक्यूल जाएगा, 7 करोड़ हो तो 1 मॉलिक्यूल आयनाइज होगा। तो ये इतनी कम मिकदार है आयनाइज होने वाली, तो ये अमाउंट हम कहेंगे ये ऑलमोस्ट उतनी ही है। जैसे किसी के शख्स के पास जो है वो 14 करोड़ रुपया पड़ा हो, उसमें से 2 रुपये ज़ाया हो जाए, 10 रुपये भी ज़ाया हो जाए, 50 रुपये भी ज़ाया हो जाए, तो हम कहेंगे जो टोटल अमाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वाटर की अमाउंट टोटल कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी। इस कांस्टेंट को इस कांस्टेंट के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो केसी इंटू वाटर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये अपनी जगह पे मौजूद है और ये अपनी जगह पर मौजूद रहेगी, इसको हम पुट करेंगे आगे। तो इस H आयन और OH आयन इन दोनों की प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, KW से प्रेजेंट करते हैं, यानी कि केसी भी कांस्टेंट और वाटर की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट। आपको याद है हमने केसी कैसे लिखा था, केसी आया था रेशियो ऑफ 2 कांस्टेंट्स, KF रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन और KB रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन। दोनों कांस्टेंट्स की रेशियो को हमने कहा था एक नया कांस्टेंट है उसको केसी कह दिया था। सेम इस तरह वाटर की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट और केसी ऑलरेडी कांस्टेंट है, ठीक है। अब 2 कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया कांस्टेंट हम KC की बजाय KW लिख देंगे। तो KW यहाँ पे क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, वाटर के डिसोसिएट होने से जो आयंस बने
उनकी प्रोडक्ट कांस्टेंट रहती है, इसलिए इसको बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। दूसरा नाम इसका क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या मतलब, वाटर से बनने वाले आयंस का की मल्टीप्लाई, जरब का मतलब है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक जो है वो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ये जरब खा रहे हैं ना, H प्लस और OH आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे 2 × 3 6 होता है, 2 और 3 6 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो उन आयंस की प्रोडक्ट जो वाटर से बने हैं, इसलिए इसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। इसके बाद अब आ जाए कि हमारे पास जो हमने जो कंसंट्रेशन ली है वो क्या होती है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो उसके लिए 1 डेसीमीटर क्यूब अगर प्योर वाटर हो, अगर प्योर वाटर 1 डेसीमीटर क्यूब हो हमारे पास, तो 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 लीटर पानी, और 1 लीटर पानी का वजन अगर करें तो वो होता है 1 किलोग्राम, याद रख लीजिए बात। और 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम ऑफ वाटर। हमें कंसंट्रेशन लेते हैं मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, तो हमें यहाँ पे मोल्स चाहिए। तो ये 1000 ग्राम गिवन मैस हो गया हमारे पास, और मोलर मैस वाटर का कितना होता है 18। तो इसके मोल्स निकाल लेंगे कि 1 लीटर पानी है, आपसे पूछा जाए 1 लीटर पानी है कितने मोल्स होंगे, तो आप इस तरह कैलकुलेट करेंगे कि 1 लीटर का मतलब 1000 ग्राम पानी, 1000 ग्राम गिवन मैस, मोलर मैस 18 ग्राम, 18 को इससे डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 55.5 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। यानी कि 1 लीटर अगर पानी हो तो उसमें मोल्स कितने होते हैं, 55.5 मोल्स। अब इस इक्वेशन को दोबारा हम यूज करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, KW किसके बराबर है बताएं, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये आ गया। उसके उस तरफ क्या है, KC की जगह ये, इस KC की जगह ये वैल्यू लगा देंगे, ये वाली, और वाटर की वैल्यू क्या लगाएंगे, इसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन 55.5 उसका 1 लीटर पानी है, और वही सारी अमाउंट कांस्टेंट हमने समझ ली, क्योंकि ये ना होने के बराबर हमने कहा अमाउंट इसकी आयनेज होती है। तो 55.5 एज इट इज पूरी अमाउंट यहाँ पे हम लिख देंगे, क्योंकि इसकी अमाउंट में हमने कहा कोई चेंज नहीं आता ऑलमोस्ट। इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.01 × 10⁻14। 1.01 को हम ना भी लिखे 1 भी लिखे या 10⁻14 खाली लिख दे तो फिर भी ये बात ठीक होगी, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे पास KW एज इट इज आ रहा है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव एज इट इज आ रहा है, इज इक्वल टू 10⁻14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर की वैल्यू किसके बराबर है, 10⁻14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो ये वैल्यू यही होगी। लेकिन अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। इसको हम डिस्कस करते हैं क्यों इंक्रीज होगी। वैसे आपके ख्याल में जो आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे 25 से 40 50, तो क्या होगा, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये वाटर जो आयनाइज की कम हो रहे थे, इनकी आयनाइजेशन में इजाफा होता जाएगा। जब इनकी आयनाइजेशन में इजाफा होगा तो ये हाइड्रोजन आयन और OH आयन की प्रोडक्ट बढ़ती जाएगी। जब इनकी प्रोडक्ट बढ़ेगी तो ये वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। इससे पता चला KC की जो KW की वैल्यू का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ये कुछ वैल्यूज आपके सामने मैंने लिखी हैं, आप देख सकते हैं कि KW की वैल्यू मैंने अभी बताया कि टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो ये बढ़ती जाएगी, क्योंकि वाटर की डिसोसिएशन में इजाफा होगा, हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। जब ये कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। एक बात, अब ये टेबल जो आपकी बुक में दिया हुआ है इसमें से एक ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है कि जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं 0 से 100 अगर हम इंक्रीज करें तो जो KW की वैल्यू कितने टाइम्स इंक्रीज होती है। तो आप देखें 0 पे ये वैल्यू थी 0.11 और 10 पे कितनी होगी 0.30, ये वैल्यू बढ़ गई। ये फैक्टर सेम है, इसको ना देखें, आप इसको देखें 0.11 से 0.30, तो ये बढ़ गई ये वैल्यू, ये ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इंक्रीज हुई है। 0 से जब 25 किया तो ये 1 यहाँ से 1.01 और ज़्यादा इंक्रीज हो गई, तो ये ऑलमोस्ट जो है वो 10 टाइम्स इंक्रीज हुई है। और जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड किया 0 से आपने, तो ये ऑलमोस्ट जो है तकरीबन यहाँ से 3 टाइम्स, यहाँ से 10 टाइम्स, यहाँ से तकरीबन देखें 0.11 से ये 30 टाइम्स इंक्रीज हुई है। यानी कि आपने टेम्परेचर 40 बढ़ाया है लेकिन इंक्रीज 30 टाइम्स आई है, एग्जैक्ट 40 नहीं आई। सेम इस तरह जब 0 से आपने 100 किया तो इसकी वैल्यू 0.11 से 7.5 हो गई, तो ये अगर हम देखें तो ये 75 टाइम्स आता है। ये कैसे आया, 0 से ये वैल्यू है 100 पे ये है, इस वैल्यू को ऊपर लिखे इसको नीचे लिखे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 75। इसका मतलब कि KW की वैल्यू 0 से 100 टेम्परेचर करने से 75 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन वैल्यू से जितना आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं उतने टाइम्स ही KW की वैल्यू में इजाफा नहीं हो रहा। अगर आप 0 से 100 टेम्परेचर इंक्रीज करें और ये वैल्यू भी 100 टाइम्स इंक्रीज होती तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती, बिल्कुल एग्जैक्ट जो है इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप बनता। इसको हम कहते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट रेगुलरली इंक्रीज आ रही है। लेकिन
100 टाइम्स टेम्परेचर इंक्रीज करने से वैल्यूज में जो चेंज आ रहा है, जो वैल्यू बढ़ रही है 75 टाइम्स बढ़ रही है, इसका मतलब है जो इंक्रीज ऑफ KW वैल्यू विद द राइज ऑफ टेम्परेचर इज नॉट रेगुलर। इसको हम कहेंगे ये इरेगुलर इंक्रीज है, इंक्रीज हो रही है लेकिन एग्जैक्ट जितना टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं उतने टाइम्स नहीं इंक्रीज हो रही, उससे थोड़ा कम टाइम्स इंक्रीज हो रही है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपने बात याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास ये KW की वैल्यू दोबारा आ गई, H पॉजिटिव OH नेगेटिव मैंने दोबारा यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ से हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे कि वो कितनी होगी जब KW की वैल्यू 10⁻14 है। तो आप देख सकते हैं कि अब जब वाटर आयनाइज होगा तो जितने हाइड्रोजन आयन होंगे उतने ही हाइड्रोक्साइड आयन होंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम के, वैसे हाइड्रोजन OH आपस में बराबर नहीं होते लेकिन उनकी कंसंट्रेशन बराबर है, इससे हमने स्क्वायर ब्रैकेट जरूर साथ लगानी है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसका मतलब है जहां OH है वहां हाइड्रोजन आयन लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने OH की जगह हाइड्रोजन आयन लिख दिया। तो हाइड्रोजन आयन की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन तो इक्वल टू 10⁻14 एज इट इज आ गया। तो तादाद बराबर है, वैसे हाइड्रोजन प्रोटॉन है, OH हाइड्रोक्साइड आयन है, तो ये बराबर नेचर में बराबर नहीं है, एक एसिड एक बेस है, लेकिन उनकी तादाद बराबर है। मतलब ये 10 है तो ये भी 10, ये 5 है तो ये भी 5, इसका ये मतलब है। तो हाइड्रोजन आयन इधर आ गया इसकी जगह पे, H पॉजिटिव स्केयर कर दिया, दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे तो H पॉजिटिव इधर आ जाएगा 10⁻7, इतना तो आपको आता ही है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो OH यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, OH कितना आ गया 10⁻, अगर H इतना है तो OH भी इतना ही आएगा, क्योंकि इसको हम लहजा से कैलकुलेट नहीं करें। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, कैसे, ये जहां H है वहां OH पुट कर दें तो ये OH स्केयर आ जाएगा, OH का स्केयर आ जाएगा, OH आ जाएगा, OH स्केयर आ जाएगा, OH का स्केयर रूट लेंगे तो OH इक्वल टू 10⁻7, इसकी वैल्यू भी इसी तरह आ जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए प्योर वाटर 1 डेसीमीटर क्यूब हो तो उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी है, आप बताएंगे 10⁻7, और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन कितनी होती है, वो भी 10⁻7 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। अब इसमें देखिए बेटा कि जब ये वैल्यू आ गई 10⁻7 और 10⁻7, अगर इसमें हम एसिड ऐड कर दें तो एसिड क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोटॉन आयन, ठीक है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जब यहाँ ज्यादा हो जाएगी तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो OH आयन की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी, यानी कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई, OH की कम हुई, तो KW की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। लेकिन हाइड्रोजन आयन चूंकि OH से ज्यादा हो गए हैं नेट, तो इसलिए ये सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक। इसी तरह जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में ऐड करें, वाटर में ऐड करेंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, OH आयन। जब OH आयन यहाँ पे ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, तो वो OH आयन उसमें से कुछ OH इस H से मिलकर वापस चले जाएंगे, तो यहाँ H तो कम हो जाएंगे लेकिन OH की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, तो नेट KW की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन OH की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी H साइन से, जिस वजह से OH की कंसंट्रेशन H से ज्यादा हो जाएगी, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है, एसिड जब ऐड करेंगे तो सोल्यूशन एसिडिक तो हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन OH से ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन KW कांस्टेंट रहेगा क्योंकि वो सिर्फ टेम्परेचर से चेंज होता है। जैसे हमने ली शैडेड प्रिंसिपल में पढ़ा था कि कंसंट्रेशन चेंज करने से KC वैल्यू चेंज नहीं होती, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम चेंज होती है, लेकिन KC वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ हमने दोनों केसेस में क्या किया, एक में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, दूसरे केस में इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया। दोनों केसेस में हमने कंसंट्रेशन के चेंज के इफेक्ट को स्टडी किया अकॉर्डिंग टू ली शैडल्स प्रिंसिपल, लेकिन KW की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी। KW कब चेंज होगी, जब हम टेम्परेचर को अभी हमने पढ़ा चेंज करेंगे। तो ये हमारे पास सिंपल और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था, ये बेसिक्स थी जो कि आगे हम बार बार यूज करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।